Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video, continuing with NMR spectroscopy, we are going to discuss a very important concept which is diamagnetic anisotropy. ठीक है, इसको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और एनाइसोट्रोपी का मतलब हमने कहीं ना कहीं पहले सुना ही है, जैसे आइसोट्रोपिक होता है ना कि समथिंग विच इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, तो ऐसे ही जो एनाइसोट्रोपी है वो बेसिकली आइसोट्रोपिक का उल्टा है, समथिंग विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उसके लिए एनाइसोट्रोपी वर्ड यूज होता है। अब वो समथिंग क्या है जो यहाँ पे डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो एनएमआर में है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर ही ये डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी बना है, और ये इफेक्ट ही आज हम पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि अभी तक एनएमआर में हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं। जैसे हमने स्पिन स्पिन कपलिंग देखा, जब सबसे पहली बार एनएमआर आया होगा तो तब तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भाई उसको ऐसे किसी भी सिग्नल की स्प्लिटिंग देखने मिल जाएगी, पर जब वो स्प्लिटिंग मिली तो फिर उस चीज को हमने एक्सप्लेन किया, स्टडी किया, तो हमको न्यूक्लियर स्पिन स्पिन कपलिंग का कॉन्सेप्ट मिला। तो वो हमको पता चला कि भाई इट इज थ्रू बॉन्ड इफेक्ट, मतलब जो स्पिन स्पिन कपलिंग है वो आपका एक थ्रू बॉन्ड इफेक्ट है। हम बात करते हैं ना कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स की दूरी है, मतलब कितनी दूरी पे आपका वो प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो आपका स्पिन स्पिन कपलिंग है वो एक बॉन्ड के द्वारा होने वाला इफेक्ट है, मतलब वो आपका स्पेस के द्वारा होने वाला इफेक्ट नहीं है। एक मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी रिंग्स एंड स्ट्रेन्स करके, जिसमें मैंने साइक्लोप्रोपेन को मेनली डिस्कस किया था रिंग्स में, और सबसे एंड में उसमें एक मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किया था जो साइक्लोप्रोपेन का ही सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कि इसमें आपके 1H NMR सिग्नल्स कितने आएंगे। और जनरली हम एक्सपेक्ट कर दें कि 3 आएंगे, बट 4 हमको इसमें सिग्नल मिलते हैं, बिकॉज ये दोनों प्रोटॉन्स जो अबव और बिलो द प्लेन है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि ये स्पेस इफेक्ट है, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट एटम्स का ऐसे है कि जो सिग्नल हमको 3 मिलने चाहिए थे वो हमको 4 मिले बिकॉज ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो ये बेसिकली था एक स्पेस इफेक्ट। तो जब भी हमको कोई अनयूजुअल चीज मिलती है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, हम उसको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते रहते हैं, बट सामने हमारे कुछ एक अनयूजुअल चीज आ जाती है, तब हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटली मिली है वो तो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, उसमें तो कोई झूठ सच है नहीं, वो तो सच ही है। अब हमको उसको जैसे भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो जनरली हम जब उनको एक्सप्लेन करते हैं तो सिमिलरली आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आपका कहाँ रोल में आता है? वो आपका रोल में आता है जब मैंने आपसे 1H NMR का केमिकल शिफ्ट स्केल डिस्कस किया था, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि आगे जाके हम कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि ये अनयूजुअल बिहेवियर हमको क्यों मिल रहा है। और अब आप देखिए वो अनयूजुअल बिहेवियर हमने कहाँ नोटिस किया था। एक तो हमने वो नोटिस किया था एल्कीन्स में। एल्कीन्स की जब 1H NMR की जो केमिकल शिफ्ट रेंज थी वो हमने बात की थी कि जनरली 4.5 से 6.5 ppm के अराउंड होती है ना। और एक हमने वो एरीन्स, मतलब एरोमेटिक सिस्टम जो हमारा था बेंजीन वाला, उसमें भी हमने ये नोटिस किया था कि वहां पे भी जो हमारी केमिकल शिफ्ट थी वो हमारी 6.5 से 8.0 ppm तक वेरी कर रही थी। एक हमने और देखा, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी देखा, मेनली एल्डिहाइड्स में, कि मतलब जो ये एल्डिहाइड वाला आपका प्रोटॉन होता है, ये वाला प्रोटॉन, इसका हमने देखा था कि इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपकी 9-10 ppm के आसपास थी। ओके, एक हमारा एल्काइन का केस भी हमने देखा था। एल्काइन के केस में हमने क्या देखा था कि एल्काइन वाला जो प्रोटॉन होता है, ये वाला प्रोटॉन,
इसकी जो केमिकल शिफ्ट होती है वो लगभग 1.8 1.9 रफली इसके आसपास आती है। तो अगर आप देखेंगे ये चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ये चीजें हमारे लिए अनयूजुअल हैं। क्यों है? बिकॉज आप देखिए एल्कीन है, एल्कीन का जो हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन से अटैच्ड है, और देखा जाए तो sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 2.75 के अराउंड होती है sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारा नाइट्रोजन ही है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारा ऑक्सीजन ही है। तब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भी जो हमारा हाइड्रोजन अटैच्ड होता है प्रोटॉन, इतनी केमिकल शिफ्ट तो वो भी नहीं दे रहा। और अगर आप एरोमेटिक सिस्टम में भी बात करें तो एरोमेटिक सिस्टम में भी तो आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका एक sp2 कार्बन से ही लगा है। तो वहां पे ऐसा क्या हुआ कि आपकी केमिकल शिफ्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई? सिमिलर केस एल्डिहाइड में, यहाँ पे भी एक sp2 कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी आपको एक अनयूजुअल केमिकल शिफ्ट बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप एल्काइन में देखो, यहाँ पे हमारा सस्पिशन और ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए जब एल्कीन से आपका हाइड्रोजन लगा है तो आपकी शिफ्ट पहुंच गई इस रेंज में। तो एल्काइन का कार्बन तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, वो तो 3 के आसपास पहुंच जाती है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच जो आपका प्रोटॉन है वो आपका और कम हो गया। आप तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जितना एल्कीन से अटैच वाला प्रोटॉन है उससे ज्यादा आना चाहिए ना एल्काइन का केमिकल शिफ्ट, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व करी, और भी हमने देखे थे। एक हमने देखा था प्रोपाइन, ये केस था एक हमारे पास प्रोपाइन का। इस वाले हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट भी 1.8 और इन 3 हाइड्रोजन की भी 1.8। तो आप देखिए ऐसा कैसे हुआ? ये तीनों हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन हैं, इनके भी 1.8, और एक हाइड्रोजन जो एल्काइन से अटैच्ड है, सीधा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, उसकी भी 1.8। यहाँ पे भी हमारे दिमाग में सस्पिशन आया। और भी है, जैसे अगर आप ये देखिए, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन का, और ये आपका बेंजीन हो गया। तो साइक्लोहेक्सीन का जो 1H NMR में इसकी शिफ्ट आती है वो आती है लगभग 5.6 के आसपास, 5.6 ppm। और जो ये कार्बन है, इस कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट आती है वो अराउंड होती है 127 ppm। ओके। और अगर आप बेंजीन में देखेंगे तो बेंजीन में जो आपका ये हाइड्रोजन है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट रहती है हाइड्रोजन की वो रहती है 7.2 ppm के आसपास, और जो ये कार्बन है इसकी जो शिफ्ट रहती है वो रहती है 128 ppm के आसपास। तो यहाँ पे भी हमारे दिमाग में आता है कि अगर कार्बन NMR में 13C NMR में कार्बन की केमिकल शिफ्ट में इतना कुछ वेरिएशन नहीं है, एक 127 है एक 128 है, ये तो इतना बड़ा कोई वेरिएशन है नहीं। पर अगर आप हाइड्रोजन में देखेंगे तो यहाँ आपका जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो 5.6 है और यहाँ पे 7.2 है। तो अभी तक जो मैंने आपको केसेस बताए थे उनसे तो हमको वो वाला डाउट आ ही रहा है कि भाई हाइड्रोजन की अगर आई तो इतनी ज्यादा या इतनी कम क्यों आई? इनके लिए तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। और अगर आप दो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखो तो 13C NMR में डिफरेंस नहीं आया। 13C NMR में जो आपका कार्बन है वो एल्कीन का और एक एरोमेटिक सिस्टम वाली एल्कीन का ऑलमोस्ट सेम ही है, 127 और 128। बट हाइड्रोजन के केस में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आपको 5.6 के अराउंड मिला और यहाँ पे आपको 7.2 के अराउंड मिला। तो कुछ तो एक फंडामेंटल रीजन होगा, कुछ तो एक फंडामेंटल रीजन होगा जो इन सभी अनयूजुअल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और वही चीज है हमारी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो अभी जो हम एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो इन सब चीजों को हमको क्लैरिटी दे देगा कि ये सब अनयूजुअल बिहेवियर्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमको क्यों ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्यों हमको एक्सपेरिमेंटली मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है।
एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब आप एक चीज और ध्यान में दीजिए, जो अभी मैंने आपको सारे सिस्टम्स बताए जिसमें हमको ये अनयूजुअल बिहेवियर देखने के लिए मिला, उसमें जो आप एक कॉमन पॉइंट था, एक कॉमन पॉइंट था इन सभी सिस्टम्स में, और वो कॉमन पॉइंट पता है क्या था? दैट वाज प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं का ही सारा खेल है, इन्हीं की वजह से ही हमको डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी या फिर एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हो क्या रहा है, जो ये सिस्टम्स हैं जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इधर बेंजीन रिंग और एल्कीन और एल्काइन और एल्डिहाइड, इन सब सिस्टम्स में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, हो क्या रहा है, जब आप एनएमआर रिकॉर्ड करते वक्त, व्हेन यू रिकॉर्ड एनएमआर, you apply external magnetic field। तो देखिए ये बात तो हम सबको पता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज पाई बॉन्ड जो आपका बनता है वो आपका बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से। तो इसीलिए जो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होती है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स सर्कुलेटिंग, मतलब ये भी घूमना चालू कर देता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट सर्कुलेटिंग in presence of external magnetic field। अब जब इसने घूमना शुरू किया, अब जब एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड घूमना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट्स सर्कुलेटिंग व्हिच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब जो वो एक्सटर्नल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ही हमको हमारे स्पेक्ट्रम में शो होता है, बिकॉज हम देख ही रहे हैं कि पूरे एनएमआर का बेसिस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, स्पिन स्टेट्स डिवाइड होंगी, एक एनर्जी गैप जनरेट होगा, फिर उस एनर्जी गैप में ट्रांजिशन होगी। अब यहाँ पे आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एड अप भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मतलब वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। अगर वो अलाइन हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अलाइन हो जाएगी तो मतलब आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो आपकी स्पिन स्टेट्स की स्प्लिटिंग बढ़ गई, स्प्लिटिंग बढ़ गई तो आपका डेल्टा ई बढ़ गया। तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई केमिकल शिफ्ट। और अगर अपोजिट है तो आपका डेल्टा ई कम हो गया। डेल्टा ई कम होने का मतलब लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो केमिकल शिफ्ट। तो यही सारा खेल है। आई थिंक आपको थ्योरेटिकली तो समझ आ गया होगा कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ने पाई इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे इफेक्ट किया, और उसकी वजह से एक जो लोकल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो हमारे स्पेक्ट्रा को कैसे अफेक्ट करता है। तो हमको एक रीजन मिल गया जो एक्सप्लेन करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में आपकी केमिकल शिफ्ट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब हमने 2-3 सिस्टम्स तो ऐसे देखे जहां पे हमारी बढ़ गई, जो एल्कीन था, जो एरोमेटिक सिस्टम था, जो हमारा एल्डिहाइड वाला सिस्टम था, वहां पे हमको इंक्रीमेंट मिला था। तो वहां पे कुछ ऐसा हो रहा होगा कि अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो हमारा एल्काइन वाला केस था, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला केस, वहां पे आपकी केमिकल शिफ्ट एक्सपेक्टेड से कम थी। तो इसका मतलब वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर आपका जो डायरेक्शन था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट था। तो इसीलिए वहां पे आपको केमिकल शिफ्ट में डिक्रीज देखने के लिए मिला। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की थ्योरी। मतलब अभी हमने थ्योरेटिकली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में। अब हम इसको थोड़ा
समझ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से समझने का मतलब है कि हम थोड़ा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और क्या उनकी डायरेक्शंस हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो सपोज ये हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा बी नोट, ये उसकी डायरेक्शन है। अभी यहां पे मैंने बनाया आपके सामने ये बना दिया बेंजीन, और इसका तो बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये दोनों प्रोटॉन्स सपोज हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली आपको बुक्स में भी इजीली देखने मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए कि जो देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व हो रहा है, ये अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड और बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। मैंने जिस पोजीशन में, जिस ओरिएंटेशन में इस मॉलिक्यूल को बनाया है, इस प्लेन में आपका बेंजीन रिंग पड़ा है। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो प्लेन से ऊपर और नीचे है ना, तो इस प्लेन से ऊपर और इस बोर्ड के प्लेन से पीछे एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो रिवॉल्व हो रहा है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड उस मोशन के परपेंडिकुलर जनरेट होता है। ठीक है, आप ये बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय circulation of pi electron cloud is perpendicular to their circulation direction। ठीक है, मतलब वो ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं, इस प्लेन में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन, जिस प्लेन में वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वो सर्कुलेट कर रहे हैं देखिए इस वाले प्लेन में, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे होगा, मतलब ऐसे, वो ऐसे घुसेगा प्लेन ऑफ द बोर्ड में और बाहर निकल के आएगा। मतलब आपको वो कैसे दिखेगा देखने में, ऐसे दिखेगा, ऐसे, मतलब रिंग के अंदर घुसा और बाहर निकल के आया। ऐसे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने ये सर्कल बनाया है ना, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बनाई है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सर्कुलेशन नहीं बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बनाई है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे बनी है कि जो आपका ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन is experiencing this magnetic field in the direction which is similar to the applied magnetic field। मतलब ये हाइड्रोजन इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, और दोनों, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द अलाइनमेंट विद द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इस मैग्नेटिक फील्ड ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर दिया, अपोज नहीं किया, सपोर्ट किया, अलाइन हो गया। तो आपका डेल्टा ई अल्फा और बीटा के बीच में बढ़ गया। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हायर डेल्टा। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई ये तो हमारे हाथ में है कि हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना दिया, मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे रख दिया, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पलट के ऐसे बना दूंगा, मतलब ओरिएंटेशन कुछ और चेंज कर दूंगा, ऐसे ही क्यों बनाया? मॉलिक्यूल को क्या पता कि मुझको ऐसे ही रहना है, कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है तो मैं ऐसे बन जाऊंगा, तो तभी मुझको मेरा अलाइनमेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉलिक्यूल्स है
इट कैन ऑब्टेन इनफाइनाइट ओरिएंटेशंस, मतलब इट कैन ऑब्टेन एनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस यू कैन इमेजिन। हम उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जरूरी नहीं ऐसी ही है, वो हमको नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है, बट ये हमको पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद पता चलता है। अभी देखिए एनाइसोट्रोपी है ना, हमारा इफेक्ट क्या था, एनाइसोट्रोपी था ना, और एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या था, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, समथिंग विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और वो समथिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यही हमारा एनाइसोट्रोपी था, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इट कैन ऑब्टेन एनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, और हर ओरिएंटेशन में ये हाइड्रोजन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, जो इसका नाम भी सजेस्ट करता है, वही एनाइसोट्रोपी है। बट जो वो एनाइसोट्रोपी का एक्सटेंट है ना, मतलब जो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है उसका जो एक्सटेंट है वो हर ओरिएंटेशन में अलग अलग मैग्नीट्यूड का होता है। कितनी सारी ओरिएंटेशंस हैं जो ये ऑब्टेन कर सकता है, और हर ओरिएंटेशन में जो वो एनाइसोट्रोपी है उसका मैग्नीट्यूड आपका डिफर करता है। तो यही एक ओरिएंटेशन ऐसी ओरिएंटेशन है जिसका एनाइसोट्रोपी इतना ज्यादा है कि वो बाकी सारे ओरिएंटेशंस के एनाइसोट्रोपी को नलीफाई करता है। और ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये ओरिएंटेशन ऐसी ओरिएंटेशन है जो बाकी सारे ओरिएंटेशंस के एनाइसोट्रोपी को नलीफाई करती है। तो इसीलिए यही ओरिएंटेशन आपको जनरली सभी बुक्स में देखने मिलेगी, और ये ओरिएंटेशन ही देखिए आपको इजीली एक्सप्लेन भी करवा पाती है कि आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इन अलाइनमेंट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप और किसी ओरिएंटेशन में भी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि आपकी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका ऐसे बेंजीन है इसके परपेंडिकुलर, और ये अगर बेंजीन है तो इसके ऊपर और इसके नीचे इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और मैंने क्या बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। तो जब वो बाहर से अंदर की तरफ होता है तो वो ऐसे होता है, और ऐसे वाली पोजीशन में जो हाइड्रोजन है वो आपका अलाइंड पोजीशन में आ जाता है, इसीलिए वो हायर केमिकल शिफ्ट पे होता है। तो ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन नहीं है, बट ये वो ओरिएंटेशन है जिसमें आपका एनाइसोट्रोपी का एक्सटेंट सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसी ओरिएंटेशन की ही सबसे ज्यादा मान्यता है। और यही ओरिएंटेशन एक्सप्लेन भी करती है जो हमको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी होता है। तो सिमिलरली जैसे हमने बेंजीन बनाया वैसे ही जो एल्कीन है आपका, एल्कीन में भी आपका ऐसे ही रहता है। यहां पे जो आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये भी ऐसे ही सर्कुलेट करता है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और यहां पे भी आप देखेंगे कि एल्कीन के केस में भी सेम ही होता है। एल्कीन के केस में भी जो हाइड्रोजन्स हैं उनके अराउंड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इन अलाइनमेंट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी वही बहुत सारी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, पर वो ओरिएंटेशन जिसमें एनाइसोट्रोपी सबसे ज्यादा है वो यही वाली है, और यही हमको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी होता है। तो आप ये वाले डाउट में मत रहिएगा कि भाई मॉलिक्यूल को ऐसे ही क्यों बनाया। मॉलिक्यूल को आप किसी भी ढंग से बनाओ, बट यही वो ओरिएंटेशन है जो सबसे ज्यादा एनाइसोट्रोपी का एक्सटेंट रखती है, इसीलिए इसी को ही बनाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज ये भी आई थी ना कि भाई हाइड्रोजन वाले में तो आपको बढ़ गया, पर जब 13 CNMR में देखते हैं तो एल्कीन का और बेंजीन का जो कार्बन है उसमें तो इतना कुछ चेंज नहीं आया। तो उसका सीधा सच्चा रीजन है जो आपका कार्बन है ना वो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में ही नहीं है, वो एक्चुअली रिंग करंट का ही हिस्सा है। तो इसीलिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में जो जो एटम्स आएंगे
वो एटम्स ही इस केमिकल शिफ्ट चेंज को इधर अप और डाउन एक्सपीरियंस करेंगे। 13C में आपने यही देखा था कि एक साइक्लोहेक्सीन में 127 ppm था और बेंजीन का कार्बन 128 ppm पे था। तो वहां पे कार्बन एक्चुअली इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करता, मतलब कार्बन की पोजीशन ही ऐसी है मॉलिक्यूल के अंदर कि इट इज नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन्स एंड व्हिच इज प्रोमिनेंट इन 1H NMR स्पेक्ट्रा। तो ये आपका एल्कीन का हो गया। एल्डिहाइड में आपका क्या होता है? एल्डिहाइड में भी आपका यही होता है। ये जो आपका हाइड्रोजन है इसमें आपकी डायरेक्शन ऐसे रहती है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो यहां पे भी जो आपका हाइड्रोजन होता है वो जिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में है उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके साथ अलाइन रहती है। तो इसलिए इन तीनों केसेस में आपको केमिकल शिफ्ट का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। पर आप देखिए एल्काइन के केस में क्या होता है? एल्काइन की पता है जो सबसे ओरिएंटेशन है वो क्या है? एल्काइन की ओरिएंटेशन है ये वाली। एल्काइन जब भी आप बुक्स में देखेंगे आपको ऐसे वाली ओरिएंटेशन में देखने मिलेगा, और जबकि ये एल्काइन की एक ऐसी ओरिएंटेशन है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, बट इस ओरिएंटेशन की प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी भले ही कम है, लेकिन इस ओरिएंटेशन की जो एनाइसोट्रोपी है वो इतनी ज्यादा है कि वो बाकी सारी ओरिएंटेशंस की एनाइसोट्रोपी को डोमिनेट कर जाती है, नलीफाई कर देती है। तो इसीलिए इसी वाली ओरिएंटेशन के हिसाब से हमको जो एनाइसोट्रोपी मिलेगी वही हमारी काम की चीज है, और वही हमको एक्सपेरिमेंटली मिलता भी है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका ऐसे रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन रहती है वो अंदर की तरफ रहती है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो आपका ये हाइड्रोजन है ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है दैट इज अपोजिट, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन जो आपका एल्काइन वाला हाइड्रोजन है ये आपका अपफील्ड चला जाता है, अपफील्ड। इसीलिए इसकी जो डेल्टा होती है वो आपकी जनरली 1.8 ppm के आसपास आपको मिलती है। तो एनाइसोट्रोपी यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां भी आपको मिलेगा वहां पे आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देखने मिलता है, ठीक है। तो अभी हम एक दो मॉलिक्यूल्स और देखेंगे जिसमें हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट ही देखेंगे। तो पहला जो मॉलिक्यूल है जिसमें आपको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देखने मिलेगा वो है आपका 18 एनुलीन। 18 एनुलीन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इसमें दो तरीके के प्रोटॉन्स देखने के लिए मिलते हैं और ये काफी फेमस भी है। 18 एनुलीन मतलब, एनुलीन मतलब 18 कार्बन की एक मोनोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। जैसे बेंजीन को 6 एनुलीन बोल सकते हैं कि वो 6 कार्बन की एक मोनोसाइक्लिक रिंग है, तो ऐसे ही 18 एनुलीन एक 18 कार्बन एटम्स की एक मोनोसाइक्लिक रिंग। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? वही 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। 4n + 2 = 18। तो इसमें जो n की वैल्यू आती है वो 4 आती है। ये एनुलीन एक्चुअली आपकी एरोमेटिक ही होती है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब आप कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और इसमें होंगे आपके 9 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके इसके अंदर 9 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होता है? 18 एनुलीन में आप देखिए 18 आपके
कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर है, इसलिए 18 एनुलीन बोलते हैं। तो इसके अंदर 18 ही हाइड्रोजन है, C18H18 है, पर जो 6 हाइड्रोजन है वो तो है अंदर की तरफ इनवर्ट, और जो इसके 12 हाइड्रोजन हैं वो हैं ऐसे बाहर की तरफ, जैसे हमको बेंजीन में देखने मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल हम इतना इंटरेस्ट से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जब भी आप कोई बेंजीन जैसा सिस्टम देखेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको बहुत कम मिलेगी जिसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है। आपको जनरली ऐसे आउटवर्ड हाइड्रोजन ही देखने मिलेगा, और आउटवर्ड हाइड्रोजन पर तो हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट का रिजल्ट देख ही चुके हैं कि केमिकल शिफ्ट इसकी 7.26 के आसपास आपको मिलती है। तो अब हमको ये देखना है कि जो हाइड्रोजन्स, जो प्रोटॉन्स आपके अंदर प्रेजेंट हैं, उन पे क्या इफेक्ट आपको देखने मिलता है। तो ये जो 18 एनुलीन है ये आपकी एरोमेटिक ही है, तो इसका रिंग करंट भी वैसा ही है जैसा रिंग करंट आपका बेंजीन का है। तो इसमें क्या होता है, 12 हाइड्रोजन तो आपके ये बाहर वाले हैं और 6 हाइड्रोजन आपके ये अंदर वाले हैं। तो 12 हाइड्रोजन्स का जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलता है वो आपको मिलता है इसमें लगभग +9 ppm के आसपास। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मुझे पता, पर 9 ppm के आसपास बाहर वाले हाइड्रोजन्स का केमिकल शिफ्ट मिलता है। और जो आपके 6 प्रोटॉन्स हैं जो ये आपके अंदर हैं, इनका जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलता है वो आपको ऑलमोस्ट -2 ppm के आसपास मिलता है, मतलब नेगेटिव में मिलता है। अभी तक आप देखेंगे हमने इतना ज्यादा NMR का डिस्कशन कर लिया, बट अभी तक हमने जनरली रेंज के वक्त तो पढ़ा था कि 1H NMR की जो केमिकल शिफ्ट रेंज होती है वो +15 से -35 होती है, बट अभी तक हमने कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं देखा था जिसमें हमको प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट नेगेटिव में मिले। तो ये अभी पहला मॉलिक्यूल हमने देखा है 18 एनुलीन, जिसमें आपको केमिकल शिफ्ट नेगेटिव में मिलती है। अब इसमें रीजन क्या है, इसमें रीजन सेम ही है, जैसा रिंग करंट आपका बेंजीन का बना था वैसा ही रिंग करंट आपका 18 एनुलीन में बनता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले प्रोटॉन्स के लिए तो अलाइन रहता है, मतलब बाहर वाले प्रोटॉन्स हैं जब वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन रहती है, तो इसीलिए इनकी केमिकल शिफ्ट तो आपकी बढ़ जाती है, 9 ppm के आसपास मिलती है। बट जो ये अंदर वाले आपके प्रोटॉन्स रहते हैं ये उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन फेस करते हैं दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, दे आर शील्डेड। ये तो हो गया शील्डेड और ये हो गया आपकी डी शील्डेड। जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए तो इसका मतलब डी शील्डेड हो गए, और जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड अपोज हो जाए तो इसका मतलब आपका शील्डेड होगी। शील्डेड होने का मतलब है कि अप फील्ड चले गए, और इतने ज्यादा अप फील्ड चले गए कि टीएमएस से भी राइट में चले गए, मतलब टेट्रामिथाइल सिलेन को भी सरपास कर दिया, इतनी ज्यादा इनकी शील्डिंग बढ़ गई। तो इसलिए ये -2 ppm पे आपको मिलते हैं। जैसे कि आपका CH3Li है, CH3Li तो बेसिकली क्या हो गया, CH3 माइनस ही है और Li प्लस ही है। तो यहाँ पे भी आपका जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो आपके हाइड्रोजन और जो प्रोटॉन्स हैं वो इतने रिच हो जाते हैं कि CH3Li का सिग्नल भी अगर आप देखेंगे वो भी आपको TMS की राइट में ही मिलेगा। टेट्रामिथाइल सिलेन जो आपका रेफरेंस है 1H NMR का, उसके राइट में ही मिलेगा। राइट में मिलने का मतलब है कि CH3Li का भी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपका नेगेटिव ppm में है। तो 18 एनुलीन हमने देखा, CH3Li में भी प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो TMS की शील्डिंग से ज्यादा चला जाता है। तो इतना ज्यादा शील्डिंग हो गई कि ये भी नेगेटिव में आपको मिलता है। बेसिकली वो रिलेटिव ही है, जो आपका रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स हैं उसके रेस्पेक्ट में इनकी शील्डिंग ज्यादा है, इसीलिए ये आपको TMS के राइट में मिलते हैं। एक हमने 18 एनुलीन देख लिया, और एक हम और फाइनल एग्जांपल देखेंगे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जिसमें हमको ऑब्जर्व होता है, उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की।
अगला जो एग्जांपल है जो हम देखने वाले हैं दैट इज मतलब ये बेसिकली साइक्लोफेन का एग्जांपल है, 7 पैरा साइक्लोफेन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वन टू थ्री 4 5 6 सॉरी एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे ही आपका बनता है। तो आपको देखो नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जो बेंजीन की पैरा पोजीशंस हैं, इन पैरा पोजीशन से आपका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है और इसमें आपके कितने एटम्स, कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है साइक्लिक स्ट्रक्चर में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए इसका नाम 7 पैरा साइक्लोफेन इसको बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में क्या खास बात हमको देखने के लिए मिलती है कि देखिए, ये जो एक्चुअली रिंग है ना, ये ऐसे इसके ऊपर आ जाती है, मतलब ये अबव द प्लेन है, ये बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने कनेक्ट करके बनाया है, ये इस बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं है, ये उठ के इसके ऐसे ऊपर आ गया है। तो ऊपर आने की वजह से इसमें क्या होता है, जो आपके सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन वाले आपके प्रोटॉन्स हैं, इनकी केमिकल शिफ्ट तो जिस रेंज में आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल CH2 प्रोटॉन्स हैं, तो इनकी वही 1.1 के आसपास इनकी आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है। इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। यहाँ पे आपको उतनी मिल जाएगी जितनी आप एक CH2 से एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब जो आपका CH2 ग्रुप जब एक एराइल से लगा होता है उससे जो एक्सपेक्ट करेंगे, जो हमने बात भी की थी कि CH2 है तो 1.3 प्लस 1 और 2, मतलब इसकी जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो आपको 2.4 2.5 ppm के आसपास मिलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड ही है। यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस आपको अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल केमिकल शिफ्ट में देखने मिलता है, वो इस 4th नंबर पे प्रेजेंट जो दो आपके हाइड्रोजन्स हैं, दो आपके प्रोटॉन्स हैं, उनका देखने के लिए मिलता है, और वही एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट से एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पे जो आपके दोनों प्रोटॉन्स हैं, इनकी जो केमिकल शिफ्ट आपको देखने मिलती है इस 4th पोजीशन वाले कार्बन की, वो आपको मिलती है लगभग -0.5 और आई थिंक -0.6 ppm, इस रेंज में आपको देखने मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपका एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट ही लगा है। हुआ क्या है कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये इस बेंजीन रिंग के ऐसे ऊपर आ जाता है, और जब आप अप्लाई करते हो मैग्नेटिक फील्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, ये उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन को में आ जाते हैं विच इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो आपके ये वाले प्रोटॉन्स थे, मतलब आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन्स एक तरीके से ऐसे हो गए जैसे आउटवर्ड, जैसे हमने 18 एनुलिन में देखा था ना कि जो हमारे इनवर्ड वाले प्रोटॉन्स थे, जो हमारे नेगेटिव केमिकल शिफ्ट पे आए थे, तो आप यही मान लीजिए कि ये दोनों 4th पोजीशन वाले प्रोटॉन्स ऐसी डायरेक्शन या ऐसी पोजीशन स्पेस में ऑब्टेन कर लेते हैं कि उन इनवर्ड वाले 18 एनुलिन के जो प्रोटॉन थे वैसी एक पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपको नेगेटिव में देखने मिलती है, मतलब दे गेट शील्डेड। तो शील्डेड होने की वजह से दे आर अपफील्ड एंड दे आर ऑब्जर्व्ड एट लो फ्रीक्वेंसी। लो कितनी फ्रीक्वेंसी, TMS से भी राइट में चले गए, माइनस में चले गए। तो यहाँ इस साइक्लोफेन मॉलिक्यूल में भी आपको एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखने मिलता है। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट का जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया था, उसमें एक मेजर इफेक्ट यही बचा था, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ऐसे तो आगे जब हम धीरे धीरे कोई भी मॉलिक्यूल अलग डिस्कस करते हैं तो उसमें कई बार हमको अलग अलग अनयूजुअल बिहेवियर मिल जाता है, तो उसी बेसिस पर ऐसा नहीं है कि वो अनयूजुअल बिहेवियर कुछ एक्सेप्शन हो गया। हर अनयूजुअल बिहेवियर का बेसिकली कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होता है, पर ये काफी मेजर चीज थी बिकॉज ये तो आपको देखने मिलेगी, मतलब ये
अनयूजुअल है, पर अनयूजुअल के साथ साथ फेमस वाली अनयूजुअल है, क्योंकि आप जिन मॉलिक्यूल्स के साथ डील कर रहे हो उन मॉलिक्यूल्स में आपको एल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड ये सब तो डील करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, और ये आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे अपने एनएमआर को। वैसे अभी आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि आप कोई भी डेटा देख के एनएमआर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उससे अपना मॉलिक्यूल बता सकते हैं कि ये किस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है। और आगे हम बेसिकली जब एनएमआर में बढ़ेंगे तो अब ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट इतना नहीं बचा है, अभी तक हमने काफी चीजें कवर कर ही ली हैं। तो अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारा मेन फोकस जैसे अभी हमने ये मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए ना, वैसे ही अब हमारा मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने पे और स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करने पे ही रहेगा। तो अभी जो मेरा आगे का डिस्कशन होगा वो मेनली यही होगा, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स जिनमें हमको कुछ अनयूजुअल देखने मिलता है वैसे मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे, और बाकी हम एनएमआर स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे करें, बिकॉज अभी तक हमने उसका कोई ऐसे सेशन नहीं देखा है कि इंटरप्रिटेशन की शुरुआत कैसे करनी है। और बाकी और हम क्या देखेंगे, इंटरप्रिटेशन देखेंगे, और इंटरप्रिटेशन से ही हमारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।